नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से इस जर्नी की शुरुआत करता हूँ और इसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मेंस पर्सपेक्टिव से, जिसमें बोला गया है हाउ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड सोशल वेलफेयर इन इंडिया। जो सामाजिक वेलफेयर की चीज़ें हैं उनको कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की नाम की स्कीम ने। अभी एक्चुअली क्या हुआ, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने कोट करी एक बात, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है इंडिया की, ये एक लॉजिस्टिक मार्वल साबित होता जा रहा है जो कि हंड्रेड ऑफ मिलियंस लोगों के तक पहुंच चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिला है वो महिलाओं को मिला है तथा बुजुर्ग और फार्मर्स जो किसान हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मिला है। अब हम डिस्कस करेंगे उन बिंदुओं पे जिसकी वजह से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है वो सफल हुई है। इंक्लूसिव फाइनेंशियल सेक्टर सिस्टम वेयर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव बीन यूनिकली लिंक्ड टू द फॉर्मल फाइनेंशियल नेटवर्क। ये जो इंक्लूसिव फाइनेंशियल सेक्टर सिस्टम है, इसके तहत क्या किया गया, जो अनफॉर्मल सोसाइटी थी, जो कि फॉर्मलाइज सोसाइटी नहीं थी, या फिर फॉर्मल फाइनेंशियल नेटवर्क से जो लोग नहीं जुड़े थे उनको जोड़ा गया। मिशन मोड अप्रोच को लेकर चला गया। मिशन मोड अप्रोच के तहत क्या किया गया, लोगों के अकाउंट ओपन कराए गए, उनको फिर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड नंबर जो दिया गया था उससे लिंक किया गया, जिसको बोला गया आधार से लिंक किया गया। और इस तरीके से और बैंक को एक तरीके से टेलीकॉम सर्विस से भी जोड़ा गया। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करा गया, जिसमें आधार पेमेंट ब्रिज बनाया गया, जिससे इंस्टेंट मनी ट्रांसफर करी जा सके लोगों के अकाउंट में द यूजिंग ऑफ आधार कार्ड नंबर एंड फिंगरप्रिंट्स। और जो आधार पेमेंट सिस्टम और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसकी जो इंटरऑपरेबिलिटी है, इसको जो आपस में जोड़ा गया, इसके तहत क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ाया जा सका। एंड एनेबलिंग पॉलिसी रेजिम, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड सपोर्टिव रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन अलाउड द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज इन फाइनेंशियल सेक्टर टू ओवरकम लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंज ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जो हमारे देश का बड़ा तबका है, जो कि डिजिटल इकोनॉमी से या फिर फाइनेंशियल सेक्टर से डायरेक्ट या फिर फॉर्मली नहीं जुड़ा हुआ था, जो फॉर्मली नहीं जुड़े हुए थे लोग, उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब प्राइवेट लोग भी आए उसमें, गवर्नमेंट भी आई, और इन लोगों ने दोनों सेक्टर ने जो मिलकर एक इनिशिएटिव चलाया जिससे सपोर्ट मिला निचले तबके को या फिर जो लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है उसको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने का। अगर हम इसके हर्डल्स की बात करें तो जो मेन हर्डल्स हैं, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी लेयर्ड गवर्नेंस मशीनरी। हमारे यहाँ जो गवर्नेंस मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड है। जैसे डिस्ट्रिक्ट में कुछ और हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई और देख रहा है, उसके ऊपर मंडल कोई और देख रहा है, उसके ऊपर राज्य कोई और देख रहा है, फिर कंट्री आती है और काउंसिल्स आती हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब डिवाइडेशन बहुत ज़्यादा है। और दूसरा डिवाइडेशन हमारी डाइवर्सिटी, खुद की डाइवर्सिटी है। जैसे महाराष्ट्र के किसान का अलग प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम लगभग अगर आप देखें, डीप जाएंगे तो आपको एक जैसी लगेगी, लेकिन वहाँ हो सकता है कहीं सूखा की प्रॉब्लम हो, कहीं बाढ़ की प्रॉब्लम हो, अलग अलग तरीके से आपदाएं किसानों को परेशान करती हैं। तो डाइवर्सिटी इंडिया की जो है, एक्सेस बैरियर भी है, बहुत जगह एक्सेसिबिलिटी नहीं है, या डिजिटल डिवाइड भी है। डिजिटली हम लोग इतना स्ट्रांग नहीं है, हर जगह पे बराबरी नहीं है अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करें तो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो स्कीम है, अगर हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये 2013-14 में एक स्टार्ट हुई थी। अगर हम रूरल भारत की बात करें, ग्रामीण भारत की बात करें, तो इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए इसको किया गया था कि जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं जो पब्लिक को दी जा रही हैं, स्पेशली जो फार्मर्स को दी जा रही हैं, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आए और ट्रांजेक्शन कॉस्ट को लोअर किया जा सके। एग्रीकल्चर स्कीम्स जो हैं, जैसे पीएम कृषि सिंचाई फसल, पीएम फसल बीमा, किसान सम्मान निधि, इसमें जो है डायरेक्ट किसान को सपोर्ट मिल सके, उसके लिए भी इस स्कीम ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है किसानों को, और इसका इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर भी किया गया है। मनरेगा स्कीम जिसमें आपको रोजगार मिलता है, वहाँ पर भी इसका जो इस्तेमाल है बहुत तेज़ी से किया गया है। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात करें, तो पीएम आवास योजना और एलपीजी पहल स्कीम जो है, ये भी डीबीटी को यूज़ करके इसने
बहुत सारे बेनिफिशरीज़ को डायरेक्ट ट्रांसफ़र के तहत पैसे पहुँचाए हैं। या फिर स्कॉलरशिप स्कीम्स की बात करें, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आर्किटेक्चर के तहत ही सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई है। और डीबीटी जो है रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम हो गया या फिर मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलती है, उनके सोशल मोबिलिटी को ध्यान में रखते हुए डीबीटी को अप्लाई किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर हम इस स्कीम का रोल पैंडेमिक में देखिए तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नेटवर्क के तहत गवर्नमेंट लास्ट माइल तक पहुंच पाई, मतलब वो वहाँ तक पहुंच पाई जहाँ ना पहुंचे पानी वहाँ पहुंचे वाणी, वो वाला हाल है। मतलब जहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल था, अगर हम इन पर्सन या फिर कैश के तहत उनको पैसे पहुंचाते या उनकी मदद कर पाते, उस डायरेक्ट बेनिफिट के तहत वहाँ पर भी गवर्नमेंट पहुंच पाई है। और जो राशन है, 80 करोड़ पीपल्स को राशन दिया गया फ्री में, या राशन के लिए जो फंड ट्रांसफर किया गया वुमेन को जनधन अकाउंट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। या पीएम स्वनिधि स्कीम की अगर हम बात करें, जिसमें जो स्ट्रीट वेंडर हैं, स्मॉल स्ट्रीट वेंडर हैं, इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पैसा पहुंचाया गया, उनकी मदद करी गई। इंडिया मैनेज टू प्रोवाइड फूड और कैश सपोर्ट टू रिमार्केबल 85% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड एंड 69% ऑफ द अर्बन हाउस होल्ड थ्रू द डीबीटी नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, ये हम नहीं बोल रहे, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 85% हाउस होल्ड जो हैं रूरल हाउस होल्ड, मतलब गांव के जो रहने वाले हैं, और 69% जो शहर के रहने वाले लोग हैं, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत मदद पहुंचाई गई। ये हम नहीं बोल रहे, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। आप सोचिए वर्ल्ड बैंक तक के लेवल पे हमारा ये डीबीटी कितना ज़्यादा सफल रहा है। अगर हम रूट की बात करें डायरेक्ट ट्रांसफ़र की, तो इसकी शुरुआत करी गई थी 2013 में। 1 जनवरी 2013 को इसको पहली बार इंप्लीमेंट किया गया था, इसका फर्स्ट फेज, जिसमें 43 डिस्ट्रिक्ट रखे गए थे। 2014 में गवर्नमेंट बदलती है, इस इनिशिएटिव को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है और इसको एक्सपेंड किया जाता है अक्रॉस द कंट्री। 2015 में ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, इसमें 34 स्कीम आ जाती हैं। 2016 की अगर हम बात करें, इसको 59 स्कीम में और तब्दील कर दिया जाता है। 2017 की अगर हम बात करें, 140 स्कीम्स आ जाती हैं। 2020 की अगर हम बात करें तो 420 स्कीम्स आ जाती हैं अंडर 56 मिनिस्ट्रीज। आप देख पा रहे हैं कि शुरुआत करी गई थी 43 डिस्ट्रिक्ट से और धीरे धीरे ये 56 मिनिस्ट्रीज तक पहुंच गया, जिसमें 420 स्कीम्स आ गई। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है जो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है, फॉर्मल फाइनेंशियल नेटवर्क है, उसमें अनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी जोड़कर फॉर्मलाइज करना। हेल्प प्लग लीड वेलफेयर स्कीम, जो लूपहोल्स थे वेलफेयर स्कीम में, पैसा चोरी हो जाता था या पूरा पहुंच नहीं पाता था, उसमें काफ़ी हद तक हेल्प मिली है। और जो फेक बेनिफिशियरी थे, उन जैसे फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर पैसा ले लिया गवर्नमेंट से, वो नहीं हो पाया। ज़्यादातर इसमें जेन्युइन लोगों को ही पैसा ट्रांसफ़र किया गया है और लोगों की सेविंग को इंश्योर किया गया है और गवर्नमेंट फंड को एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया है। और इससे क्या हुआ, इन्फ्यूज्ड कॉन्फिडेंस ऑफ सिटीजन इन द गवर्नेंस। गवर्नेंस में जो आम पब्लिक है उसका भरोसा थोड़ा सा बढ़ा है इस स्कीम के होने से। लेकिन अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, अभी भी ये चैलेंजेस हैं। करेंट चैलेंज बिफोर डीबीटी नेटवर्क, डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। जो डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी है वो भी अभी बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में नहीं है। रोबस्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल, जो रोबस्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल का मतलब है जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको जल्दी से जल्दी उनका समाधान करना, ये भी एक चैलेंज है। और एनहेंसिंग अवेयरनेस एंड एम्पावरिंग इनोवेशन सिस्टम, अवेयरनेस भी नहीं है इतनी। डीबीटी इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ वाइटल रोल फॉर इंडिया इन मीटिंग द डाइवर्स नीड ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंड इंश्योरिंग बैलेंस, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। डीबीसी जो है इसे हम उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा ग्रो करेगी हमारी डीबीटी, जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, और इससे एक समृद्ध भारत का निर्माण बनने में मदद मिलेगी। और आप लोगों को पता है क्या, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, बाई 2022 तक 135 करोड़ आधार जो है जनरेट करे जा चुके हैं, जिसमें 47 करोड़ बेनिफिशियरी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत और 6.5 लाख बैंक मित्रा डिलीवरिंग ब्रांचेस बैंकिंग सर्विसेज एंड मोबाइल सब्सक्राइबर नंबर मोर देन 120 करोड़। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। तो ये था आर्टिकल, मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए और आज से मेरी सीरीज मैं फिर से चालू कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक समृद्ध भारत का निर्माण करने में मेरी मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।